Hello friends, welcome again to my videos on political science for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका की टाइटल है फेडरलिज्म, तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। ये सभी आंसर्स मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखे हैं और साथ ही साथ हर एक आंसर में कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है। मेरा मानना है कि मेरे ऐसा करने से आपको हर एक आंसर को समझने में और एग्जाम्स में अपने आंसर्स को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इस चैप्टर में एक और भी खास बात है और वो ये है कि ये चैप्टर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी रिलेटेड है। कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं जो कि इस चैप्टर में अप्लाई हो सकते हैं, उनका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा सकता है। तो इस कारण से जहाँ जहाँ पे भी जिस आंसर में भी मुझे ज़रूरत महसूस हुई है वहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ प्रोविजंस को भी एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपने जवाबों को कोरिलेट करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को आगे शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? द आंसर इज फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। यानी कि फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें कि पावर को दो गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। एक तो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है उसको मान सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में जो इंडिया के स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मान सकते हैं। तो इन दोनों ही के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। तो जहाँ गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम प्रिवेल करता है उस सिस्टम को हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। सेकेंड इज, व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट? द आंसर इज, in the unitary government system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. The central government can pass on orders to the provincial or the local governments. यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम में या तो सिर्फ एक ही लेवल पर गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी कंट्री को गवर्न करती है, और अगर कहीं सब यूनिट्स भी होती हैं, कहीं स्टेट्स भी होते हैं, तब भी वो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट ही होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को या उन प्रोविंसेस को अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं कि किस तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है वो सभी के सभी उन प्रोविंसेस पर भी अप्लाई होते हैं। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है। ऐसे और भी कंट्रीज हैं, बट श्रीलंका इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? क्या क्या फीचर्स हैं फेडरलिज्म के? नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम। 2 लेवल्स पे या 2 से ज़्यादा लेवल्स पे गवर्नमेंट हो सकती है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, but each level has its own jurisdiction in the matters of legislation, taxation and administration। यानी कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल्स हैं वो हालांकि सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं, लेकिन उनके अपने अलग अलग जुरिस्डिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र होते हैं। जैसे कि दोबारा हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग ज्यूरिस्डिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना अलग ज्यूरिस्डिक्शन है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग कानून होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग कानून होते हैं। कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं अपने अपने स्टेट्स में। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट गवर्नमेंट्स देखती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो ज्यूरिसडिक्शन है कि किसका क्या ज्यूरिसडिक्शन होगा, उसको स्पेसिफाई कौन करता है? उसको देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। देयरफॉर द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसीलिए हर एक लेवल के गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस और उसकी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया जाता है। फोर्थ इज एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक गवर्नमेंट, चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट की गवर्नमेंट्स हों, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को अकेले चेंज नहीं कर सकते हैं। द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सच चेंजेस। दोनों ही लेवल्स की कंसेंट इसके लिए आवश्यक होती है। द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एक बुक के रूप में लिखा हुआ है, तो बुक तो कुछ नहीं बोल सकती है। तो उस बुक में क्या लिखा हुआ है, इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? ये काम कोर्ट्स का होता है। कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन या उनके द्वारा बनाए गए कोई भी लॉज क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। इसके साथ ही साथ जो भी एक अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं, उनको भी कोर्ट के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers। और अगर दोनों लेवल की गवर्नमेंट के बीच में कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि किसकी कौन सी पावर है, किसकी पावर कम है, किसकी पावर ज़्यादा है, तो इसके लिए फैसला कौन करेगा? अंपायर के रूप में कौन काम करेगा? देश का हाईएस्ट कोर्ट करेगा। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। तो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अब देखिए, फेडरेशंस भी दो प्रकार की होती हैं, एक कमिंग टुगेदर होती है और एक होल्डिंग टुगेदर होती है। पहले कमिंग टुगेदर को देख लेते हैं। इन दिस रूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में बहुत सारे स्टेट्स आपस में, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आपस में मिलकर के एक बिगर यूनिट बना लेते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे कि हम जानते हैं कि 50 स्टेट्स ने मिलकर के एक कंट्री को बनाया है, एक बिगर यूनिट को बनाया है, जिसको कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। दिस हेल्प्स देम इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी। तो इस तरह से उन सभी 50 स्टेट्स ने अपनी सॉवरेनिटी को पूल कर लिया और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को ज़्यादा सिक्योर कर लिया। अब वो एक देश के झंडे तले काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी रिटेन किया है। कैसे? अब देखिए, अमेरिका में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके अपने अलग अलग लॉज हैं, उनके अपने अलग अलग फ्लैग्स हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन किया हुआ है। ये एग्जांपल है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का। अब अगर हम बात करते हैं, हाँ, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। नाउ वी टॉक अबाउट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। सो इन दिस रूट ए लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा देश होता है जो कि जिसमें कि पावर्स को एक सेंट्रल पावर यानी कि नेशनल गवर्नमेंट जो होती है उसके और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल इंडिया है। इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और साथ साथ हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स भी हैं। तो इन दोनों ही तरह की गवर्नमेंट्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पे कोई भी जो स्टेट है वो आके वो अमेरिका की तरह उन्होंने आकर के ऐसा नहीं किया कि अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने मेंटेन किया हुआ हो। सब स्टेट्स आकर के
इंडिया की जो यूनियन है उसमें डिसॉल्व हो गई हैं, तो उनकी अपनी कोई अलग आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स, और यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है। जनरली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। और एक बात और होती है यहाँ पे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं यानी कि जो भी स्टेट्स हैं उन सब के पास में पावर्स अलग अलग होती हैं, अनइक्वल होती हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, उनके पास डिफरेंट पावर्स हैं, लेकिन जो दूसरे तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं 9, तो उन 9 यूनियन टेरिटरीज़ के पास में स्टेट्स के कंपैरिजन में कम पावर्स हैं। एक तो फ़र्क ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो स्टेट्स हैं उनकी भी पावर्स इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास में कम पावर्स हैं, कुछ के पास में ज़्यादा पावर्स हैं। कम तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में कुछ स्टेट्स जिनका कि टोटल नंबर 12 है, तो 12 स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत रखा गया है, उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। ये स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स में कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, कुछ इनको एडिशनल पावर्स दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग रहते हैं। तो इन सब लोगों को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी ट्रेडिशंस को मेंटेन करने और उनको प्रिवेल कराने के लिए या अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऐसा करना ज़रूरी समझा गया कि इन स्टेट्स को कुछ ज़्यादा पावर्स दे दी जाएं। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच फेडरेशंस। डिस्क्राइब इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। अब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो उसके लिए हम देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर ए थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन of legislative powers between the union government and the state governments. The constitution contains 3 lists. अब देखिए, सबसे पहला जो फीचर इंडिया की गवर्नमेंट या पॉलिटी का है जिसके कारण हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहते हैं, वो है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में लेजिस्लेटिव पावर यानी कि कानून बनाने की पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और ये 3 लेवल्स पर किया गया है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ साथ एक अपेंडिक्स और जुड़ा हुआ है जिसको हम स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। तो इन 12 स्केड्यूल्स में से जो 7th नंबर का स्केड्यूल है उसमें 3 लिस्ट बनाई गई हैं, और इन 3 लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी एटसेट्रा। These are included in the union list as there should be a uniform policy on these matters throughout the country. Only union government can make laws relating to these matters mentioned in this list. तो यूनियन लिस्ट में उन मैटर्स को रखा गया है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री है, फॉरेन अफेयर्स वगैरह हैं। तो इन मैटर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही लॉ बनाने का अधिकार है। स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैटर्स के ऊपर कानून नहीं बना सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन मैटर्स में यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है जो कि पूरी की पूरी कंट्री पर एक साथ लागू हों। अब भारत की डिफेंस पॉलिसी क्या होगी, भारत के फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी क्या होगी, इसके बारे में तो स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड नहीं करेंगी, इसके बारे में तो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसलिए इन मैटर्स को यूनियन लिस्ट में रखा गया है। दूसरे नंबर की स्टेट लिस्ट है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन एटसेट्रा। ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू मैटर्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट।
तो इस लिस्ट में वो मैटर्स रखे गए हैं जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, इसीलिए इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना देती हैं। हालांकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिनमें कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लेकिन वो जो मैटर्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें दोनों ही के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा, और दोनों ही सरकारें मिलकर के इसके ऊपर कानून बना सकती हैं। लेकिन इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट शैल प्रिवेल। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बनाए गए कानून में कहीं कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, मान लीजिए कि किसी इन में से किसी भी एक सब्जेक्ट पर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है और बाद में यूनियन गवर्नमेंट भी उसी सब्जेक्ट पर लॉ बना देती है, तो ऐसे सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट का बनाया गया लॉ ही प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं करेगा। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं जो कि इंडियन फेडरेशन में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? इन मोस्ट फेडरेशंस फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर equal power is not given to the constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. ये मैंने पॉइंट आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। Any change in the structure of power sharing has to be first passed by the both houses of parliament with at least 2/3 of majority. और अगर पावर शेयरिंग की स्ट्रक्चर में कि कहीं हमको यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, अगर ऐसा कोई भी हमें चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी का कंसेंट होना आवश्यक है। और ना सिर्फ इतना, इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। और ऐसे किसी चेंज को पार्लियामेंट के साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनमें से कम आधे स्टेट्स के लेजिस्लेचर भी उस चेंज को रेटिफाई करें यानी कि अपना समर्थन दें, तभी ऐसा कोई चेंज हम कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, द सुप्रीम कोर्ट शैल मेक ए डिसीजन। और अगर कहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। 6th क्वेश्चन, हाउ द फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। कैसे हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं फेडरलिज्म को? तो देखिए कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले इट इज़ ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट्स बेसिस। लिंग्विस्टिक का मतलब, स्टेट्स का मतलब होता है कि भारत में जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। भारत में बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट्स थे यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त जो स्टेट्स थे उनमें से बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर दिया गया और नए स्टेट्स उनमें से बना दिए गए। ताकि ऐसा क्यों किया गया? जिससे कि एक भाषा बोलने वाले लोग बाग एक ही स्टेट में रह सकें। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट था जिसको कि तमिलनाडु से काट करके बनाया गया था। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, जबकि तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे तमिलनाडु में रहने वाले, वो लोग जो कि तेलुगु बोला करते थे, उनको एकोमोडेट करने के लिए एक नया स्टेट बनाया गया जिसको कि आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। इसी तरह से और भी स्टेट्स बने, जैसे कि मुंबई स्टेट को काट करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में बसाया गया, गुजराती बोलने वालों को गुजरात में बसाया गया। ऐसे ही पंजाब को भी डिवाइड किया गया, हिंदी बोलने वालों को हरियाणा में बसाया गया, हरियाणा काट दिया गया पंजाब से, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में रह गए और जो हिली एरियाज़ थे उनको हिमाचल प्रदेश में रखा गया। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर हमारे स्टेट्स को बनाया गया है। सेकेंड इज लैंग्वेज पॉलिसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। भारत का संविधान किसी भी एक भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानता है, नेशनल लैंग्वेज नहीं मानता है, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। हाँ, हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज लोकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर मानते हैं, बट इट इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस। केवल 40% लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो
इसलिए क्या किया गया, देयरफॉर अदर लैंग्वेजेस हैव आल्सो बीन सेफगार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी के साथ साथ और भी भाषाओं को सेफगार्ड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन और भी भाषाओं को रिकॉग्नाइज करता है। बिसाइड्स हिंदी द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज 21 अदर लैंग्वेज इन ऑल 22 लैंग्वेज एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेज। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में साथ साथ में एक अपेंडिक्स है जिसको कि हम स्केड्यूल्स कहते हैं। तो उनमें से जो 8वें नंबर का स्केड्यूल है, 8th स्केड्यूल है, उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है और उस स्केड्यूल में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को अपने स्केड्यूल्ड लैंग्वेज के तौर पर रखा गया है। जब हमारा संविधान बना था तो उस वक्त कुल 14 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ के ये 22 हो गई हैं। थर्ड इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। वर्किंग ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स डिपेंड्स अपॉन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। अब केवल कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन करने से हम पावर शेयरिंग को ऑपरेटिव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो भी रूलिंग पार्टीज हैं और उनके जो लीडर्स हैं उनका भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग कोएलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर हैज़ डेवलप्ड ए न्यू कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। और जब से भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगी हैं, यानी कि सिर्फ एक पार्टी की सरकार नहीं होती है बल्कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ मिलकर के गवर्नमेंट बनाती हैं सेंटर में, तो जब से ऐसा होना शुरू हुआ है तब से स्टेट्स को भी काफ़ी ऑटोनॉमी मिल गई है, क्योंकि ये सभी रीजनल पार्टीज़ किसी ना किसी स्टेट से रिलेटेड होती हैं। तो इसी कारण से जब वो सेंटर में पावर में आती हैं तो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स को भी वो काफ़ी ऑटोनॉमी दे देती हैं। 7th क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को लेकर के लोकल गवर्नमेंट्स को दे देते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है वो इंडिया में भी अप्लाई की गई है। इंडिया में कुल मिलाकर के 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स। ऐसा जो प्रोविज़न किया गया है वो 1992 में जो हमारे स्केड्यूल्स हैं, जिनका कि मैं जिक्र काफ़ी समय से इस चैप्टर में करता चला आ रहा हूँ, तो 11th और 12th स्केड्यूल को 1992 में जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ग्राम पंचायतों को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, जो कि लोकल गवर्निंग बॉडी हैं, उनको जोड़ा गया। तो इस तरीके से 1992 में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन? अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाता है? ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज कैन बेस्ट बी सेटल्ड एट लोकल लेवल। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि लोकल लेवल पे ही बेटर तरीके से सेटल किए जा सकते हैं। लोकल लीडर्स हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। और लोकल लीडर्स को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है कि उनके लोकल समस्याएं क्या हैं, लोकल लोगों की, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बिजली की, पानी की होती है, साफ़ सफाई की होती है, रोड्स को साफ़ रखने की होती है। तो इस तरह की लोकल समस्याएं होती हैं जिनको कि लोकल लीडर्स ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए ही लोकल गवर्नमेंट्स की स्थापना की गई है। एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोकल गवर्नमेंट में जो उस जगह के लोग होते हैं वो डायरेक्टली अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन 9 इज व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन 1992 टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव। 1992 में क्या किया गया जिससे कि हमारे डिसेंट्रलाइजेशन और इफेक्टिव हो गया, जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि 11th और 12th स्केड्यूल्स को जोड़ा गया था। नंबर 1, होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इज मेड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। तो 1992 के बाद में, हालांकि ऐसा नहीं है कि 1992 से पहले ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायतें नहीं थीं
या लोकल बॉडीज़ नहीं थी, लेकिन इनके पास में बहुत कम पावर्स थी और इनमें इलेक्शंस भी बहुत रेगुलरली नहीं होते थे। तो 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के बाद से इन लोकल बॉडीज़ के लिए रेगुलर इलेक्शंस की व्यवस्था की गई। फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, कैंडिडेट्स सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्शन बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। और साथ साथ जो शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स हैं या अदर बैकवर्ड क्लास के लोग बाग हैं, उनको इन लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन दिया गया। ना सिर्फ मेंबरशिप के लिए, बल्कि इनकी जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं, जैसे कि चेयरमैन हैं या मेयर हैं, उन लोगों को भी कई जगहों पर इन सीट्स को, इनकी पोजीशंस को भी रिजर्व कर दिया गया है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर विमेन। कम से कम 1/3 जो हैं वो विमेन के लिए भी रिजर्व किए गए हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन, विच इज़ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। तो हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और इसकी जिम्मेदारी है कि वो हर स्टेट में पंचायतों के लिए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए इलेक्शंस करवाएं। It is made mandatory for state governments to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मैंडेटरी किया गया कि वो अपनी कुछ पावर्स को और अपने कुछ रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट के साथ में शेयर करेंगे। हालांकि ये जो शेयरिंग है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द नेचर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट किस तरह की होती है। नंबर 1, इन द टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज हैव बीन सेटअप। तो टाउन जो छोटे शहर हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जाना जाता है। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। और जो बिग सिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के नाम से जानते हैं। These are controlled by elected bodies consisting of people's representatives। और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको गवर्न करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपलिटी। जो म्यूनिसिपलिटी का पॉलिटिकल हेड है उसको चेयरपर्सन कहते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इस पोजीशन होल्डर को मेयर कहते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड मेयर होता है। मैं मेरठ में रहता हूँ, तो मेरठ में क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो यहाँ पर मेयर होता है, और जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ पर म्यूनिसिपलिटी के हेड को चेयरपर्सन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 11, व्हाट डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स। कौन कौन सी लोकल गवर्नमेंट्स को परेशानियां आती हैं अपना काम करने में। ऑल्दो इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, बट ग्राम सभास आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो ज़रूरी कर दिया है कि इलेक्शंस रेगुलरली हो, तो वो तो होने लग गए हैं, लेकिन ग्राम सभाएं रेगुलरली नहीं होती हैं। ग्राम पंचायतें तो बन जाती हैं, लेकिन वो पंचायतें अपनी सभाओं को रेगुलरली नहीं करती हैं। कई दफ़े ऐसा भी देखने में आया है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। ये भी एक समस्या है। दीज गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो नॉट बीन गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। और साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पर इन गवर्नमेंट्स को एडिक्वेट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपके साथ में आपके बुक के चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस वीडियो में डिस्कस किया है। जहाँ जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जहाँ जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट लगी, मैंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस को भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऐसा करने से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सवालों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और प्रॉब्लम इस चैप्टर में होती है तो आप मेरे सजेशन बॉक्स में उन प्रॉब्लम्स को मेंशन कर सकते हैं, एंड टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, गॉड ब्लेस यू।